नमस्कार, मेरा नाम दक्षिण छारा है। मैं फ़िल्म मेकर हूँ और नाट्यकार हूँ। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। अब मुझे लगता है कि 75 साल पहले हमने एक लोकतंत्र से शुरुआत की थी, गणतंत्र का निर्माण हमने किया था। लेकिन 75 साल बाद मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि हम लोकतंत्र का रास्ता भटक रहे हैं और किसी और रास्ते पर निकल पड़े हैं। मैं मानता हूँ कि इन 75 सालों में बहुत सारी सरकारें आई और उन्होंने गरीबी को हटाने के लिए बहुत कदम भी उठाए, लेकिन इवेंचुअली हुआ ये कि गरीब हट गई लेकिन गरीबी नहीं गई, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्रॉब्लम है और पॉलिटिकली इस गरीबी को हटाने के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि वो एक इकोनॉमिक डिज़ाइन है। अगर उस इकोनॉमिक डिज़ाइन में गरीब लोग जो है वो अगर सही तरीके से रहने लग गए, अगर उनकी आर्थिक स्थितियाँ सुधर गई, तो मुझे लगता है कि वो सोचना शुरू कर देंगे, बहुत पॉलिटिकल हो जाएगी और उसकी वजह से अ, अ, ये जो चीज़ है ये किसी भी राजनेताओं को या राज शासन को अच्छी नहीं लगती। इसीलिए लोगों को गरीब रखना ही अपने आप में मुझे लगता है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें रहती है। इसलिए ये चीज़ आज तक कभी सॉल्व नहीं हो पाई और बुनियादी जो ज़रूरतें थी लोगों की, आज भी इस देश में कई विस्तार ऐसे हैं कि जहाँ पर पानी नहीं है, बिजली नहीं है। तो मैं नहीं मानता हूँ कि बुनियादी जो सहूलतें हैं वो भी सभी को मुहैया करवाई गई हैं। ऑफ़ कोर्स शहरों में बहुत सारी बिजली का उपयोग होता है, लेकिन गाँव में आज भी हमारे किसान जो है वो बिजली के लिए रात-रात 12-12, 1-1, 2-2 बजे वो दौड़ते हुए जाते हैं और उनको सिर्फ 7-8 घंटे के लिए उनको बिजली मिलती है। तो आज भी स्थिति में ये स्थिति है। मुझे शिक्षा और रोज़गार के बारे में कहा गया है कि उसके बारे में मैं बात करूं। मुझे लगता है कि शिक्षा जो है वो एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेट की ड्यूटी यानी वेलफेयर होना चाहिए था। उसकी जगह पर अजीब तरीके से हम देख रहे हैं कि वो एक बिज़नेस मॉडल के तौर पे उभर कर आया है। रोज़गार के बारे में हम जानते ही हैं कि 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया है और युवा जो है वो बेरोज़गार है। इंजीनियर्स, एमबीए किए हुए लोग पकोड़े तल रहे हैं। पकोड़े तलने के लिए कहा गया है कि पकोड़े तलना भी एक रोज़गार है। तो बहुत बुरी स्थिति है मेरे ख्याल से रोज़गार को लेकर के भी। अब 75 साल में होना ये चाहिए था कि हमारा जो युवा धन है उन सब के पास अच्छी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, अच्छे उनके पास जॉब्स होनी चाहिए, लेकिन हम जॉब्स क्रिएट करने में बिल्कुल असफल रहे हैं। मेरे ख्याल से साइंस में हमने काफ़ी तरक्की की है, इसरो ने काफ़ी तरक्की की है। हमने हमारे चंद्रयान को हमने चंद्र तक पहुंचा दिया है। हमने आकाश में बहुत दूर दूर तक पहुंचा है रिसर्च करने के लिए। लेकिन वहीं इसी धरती पे, हमारे ही इसी देश में 12 फुट नीचे, 12 से 15 फुट नीचे गटर के अंदर आज भी एक आदमी को उतरना पड़ता है, मैनुअल स्कैवेंजर को उतरना पड़ता है। हम चांद तक तो पहुंच गए, लेकिन 12-15 फुट नीचे उतर कर किसी एक मशीन नहीं बना पाए जिससे कि वो ऑटोमेटिकली क्लीन कर सके, और एक इंसान को दूसरों का मैला उठाना पड़ता है। तो ये विरोधाभास है, लेकिन ये उतनी ही सच्चाई है। मेरे ख्याल से विकास की जब मैं बात करता हूँ तो विकास एक भ्रमणा है। यानी मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये कहा जाता है कि तुम्हारा विकास हो गया है, असल में वो होता नहीं है। तो एक भ्रमणा जो है अपने आसपास, उसको बहुत सही तरीके से ज़बरदस्त उसका पीआर करके, चारों ओर से उसका पीआर करके हमें ये एहसास तो कराया जा रहा है कि हमारा विकास हो रहा है, हमें मूलभूत सुविधाएं मिल रही है। लेकिन असल में देखा जाए तो आज एक मध्यम वर्गीय इंसान के लिए भी गैस का सिलेंडर लेना
उतना ही मुश्किल हो गया है जितना एक गरीब इंसान के लिए। तो अब आप इसे विकास कहेंगे या कहेंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ कि विकास की एक भ्रमणा को क्रिएट करने में हमारी आज की सरकारें बहुत सफल रही है। और ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि इस देश में एक्चुअली विकास हो गया है, जबकि विकास नाम की कोई चीज़ है नहीं। इससे पहले भी देश बहुत अच्छी तरीके से चलता था। हम ये मान रहे हैं कि देश की संपत्ति को बेचना विकास है, लेकिन ये गलत है। आप गोलवलकर ने, जो आरएसएस के प्रणेता है, उन्होंने बहुत सालों पहले किताब लिखी थी और उसमें उन्होंने ये कहा था कि जब भी हमारी सरकार आए तब हमारी सरकार ने देश के कुछ उद्योगपतियों को देश की सारी संपत्ति बेच देना चाहिए। इससे ये होगा कि गरीब आदमी जो सरकारी संपत्ति पर, हेल्थ केयर है या टेलीकम्युनिकेशन है, उस पर जो दारोमदार रखता है, वो दारोमदार वो प्राइवेट कंपनी पे चला जाएगा और प्राइवेट कंपनी जब चाहे जैसा चाहे वो अपना मुनाफा लेकर के उस प्राइवेट सेक्टर उस पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर की तरह चलाती रहेगी। इसलिए गरीब आदमी कभी ऊपर नहीं आ पाएगा। और आदमी गरीब रहना किसी भी राज्य के लिए, राज्य की सरकार को टिकाए रखने के लिए भी ज़रूरी है। उन्होंने ये कहा कि अगर हम ये करेंगे तो हम कई सदियों तक इस देश में राज कर पाएंगे। और एग्जैक्टली वही हुआ है। इस देश की जो संपत्ति है, जो जाहिर संपत्ति है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उन पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को विकास के नाम पर बेच दिया गया। 10.5 लाख करोड़ रुपए का जो लोन था उद्योगपतियों का, करोड़पतियों का, बिलियनर्स मिलियनर्स का, वो माफ़ कर दिया गया। लेकिन वहीं एक किसान जो 5,000, 10,000, 2 लाख की अगर वो अपना इंस्टॉलमेंट नहीं भर पाता है तो उसके घर के ऊपर नोटिस पहुंच जाती है। तो मुझे लगता है कि एक लॉ जो किसी किसान के लिए बनाया गया है या एक मध्यम वर्गीय इंसान के लिए बनाया गया, और वही कानून जब देश के अमीर लोगों के लिए जब एप्लीकेबल करने की बात आती है तो उन पर वो एप्लीकेबल नहीं किया जाता है, उनका कर्जा माफ़ कर दिया जाता है और देश की इतनी बड़ी संपत्ति, इतनी बड़ी इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि विकास बड़ी एक भ्रमणा वाली चीज़ है। उसमें इंसान को बहुत ज़्यादा न पढ़ते हुए बहुत ही सटीक तरीके से चीज़ों को देखने की कोशिश करनी चाहिए। मुझसे पूछा गया है कि 75 वर्षों में औरतों की स्थिति में कितना बदलाव आया है, इस बदलाव से कितना संतुष्ट है। देखिए, मैं मानता हूँ कि इन 75 सालों में डेफिनेटली महिलाओं को अपने अधिकार मिले हैं, लेकिन संपूर्ण तरीके से मैं नहीं मानता हूँ कि महिलाएं जो हैं वो आज़ाद हुई है, क्योंकि आज भी उन्हें घर के अंदर बंद करके घरेलू संपत्ति के तौर पे उन्हें देखा जाता है। इवन आरएसएस के जो लोग हैं वो तो ये कहते हैं कि पत्नी का काम ही बच्चे पैदा करना है, एक औरत का काम ही बच्चे पैदा करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उन्हें पैदा करने चाहिए और उन्हें घर के 4 दीवारों में ही उसको रखना चाहिए। तो एक तरफ तो ये नैरेटिव भी है, दूसरी तरफ ये भी नैरेटिव है कि हमने औरतों के लिबरेशन में भी कुछ हद तक हमने काफ़ी प्रगति की है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब किसी दलित बच्ची का बलात्कार होता है हाथरस में, तो बलात्कार के साथ साथ जब उसकी कमर तोड़ दी जाती है, उसकी ज़बान काट दी जाती है, वो बोल नहीं सकती, वो अपना स्टेटमेंट नहीं दे सकती और फिर उसे खुद पुलिस वाले जाकर और किसी खेत में कचरे की तरह उसकी बॉडी को जला देते हैं। जब हम औरतों की प्रगति की बात करते हैं तो वहीं पर हमें ये भी बात करने की ज़रूरत है कि देश में हमारे बच्चियों की, हमारी महिलाओं की ये भी स्थिति है। इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, ये बहुत ही खतरनाक है। 75 वर्ष में भारतीय सिनेमा में आए बदलाव को किस तरह से देखते हैं, ये भी मुझे पूछा गया है। मैं मानता हूँ कि काफ़ी हद तक हमने प्रगति की है। हम दुनिया की जो वर्ल्ड सिनेमा है, वर्ल्ड सिनेमा से हम लोग compete कर सके, इतनी बेटर स्टोरी टेलिंग हमने की है, इतनी अच्छी हमने ये फिल्में बनाई हैं।
मसलन लगान जैसे हैं, वो ऑस्कार तक वो गई थी। वो अलग बात है कि ऑस्कार हम बहुत ज़्यादा नहीं ला पाए, लेकिन अवार्ड मिलना न मिलना वो अपनी एक अलग बात है। लेकिन देश के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में एक ज़माने में जब सिनेमा बहुत ही बनाना, मतलब वो किसी एक ही वर्ग का काम था, बहुत पैसे वाले लोगों का काम था। सिनेमा बनाना मतलब एक एलिट क्लास के लोग थे वही बना सकते थे, और बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती थी फिल्म को बनाने की। आज 75 वर्ष में वो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस ईजीएस्ट हो गई है, हाथ में बिल्कुल आ गई है। और नॉन लीनियर टेक्नोलॉजी ने, डिजिटल टेक्नोलॉजी ने सिनेमा का पूरा जो फेस है उस फेस को बदल दिया। आज कोई भी गली मोहल्ले में भी अगर किसी को अगर अपनी फिल्म बनानी हो तो वो अपने जीवन पे या अपने समाज पे या छोटी छोटी फिल्में जो है उनके इश्यूज़ के ऊपर वो बना सकता है, जो एक ज़माने में बहुत मुश्किल था। बॉलीवुड कहिए या साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री कहिए, टेक्निकली डेफिनेटली सबने ग्रोथ किया है। मेरा एक और ऑब्जर्वेशन ये है कि हम सरकारों, जैसे ही सरकार बदलती है वैसे हमारे सब्जेक्ट भी बदलने लगते हैं। सरकार को जो अच्छा लगता है वैसी हम फिल्में बनाना चाहते हैं और शुरू कर देते हैं। सरकार को जो अच्छा नहीं लगता है ऐसे हम फिल्में बनाते नहीं हैं। मुझे लगता है कि हम लोग मास लीडर हैं, क्रिएटिव मास लीडर्स हैं, और क्रिएटिव मास लीडर्स के तौर पे ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि समाज के अंदर, आज के कंटेम्प्रेरी समय में जो भी हमारे समाज के अंदर हो रहा है उनमें से कहानियाँ ला करके उन्हें पर्दे पे लाई जाए और दुनिया को, देश के लोगों को एक सोचने की सही दिशा दी जाए। वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम फिल्म मेकर्स पर है। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग इसको फॉलो करते हैं, कुछ लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं, बट ये सबका अपना अपना व्यक्तिगत मामला है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे सरकार बदलती है वैसे हमारी फिल्मों की जो सब्जेक्ट है वो भी बदल देने चाहिए। सिनेमा का हमेशा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में सिनेमा का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, वो हमें भूलना नहीं चाहिए। और हमें सिनेमा को उसी तरह से यूज़ करना चाहिए, उसे करप्ट नहीं करना चाहिए, उसे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली यू कैन मेक अ पॉलिटिकल फिल्म्स, बट आप उसे करप्ट अपनी क्रिएटिविटी को आप नहीं कर सकते। आप न्यूट्रल व्यक्ति के तौर पे, क्रिएटिव व्यक्ति के तौर पे आपको जो भी हो रहा है समाज के अंदर वो कहानी आपको कहनी चाहिए। हर घर तिरंगा, मेरा ये मानना है कि ये आइडिया बहुत अच्छा है। आई मीन लोग अपने घर के आगे 75 साल हमारे आज़ादी को पूरे हो गए, सब लोग अपने घर, अपने स्कूल, अपने इंस्टीट्यूशन, अपने ऑफिस के बाहर अगर तिरंगा लगाते हैं, ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये मेरी और मेरे देश के बीच की बात है, ये हमारी आपसी बात है। इस बात को मुझे लगता है किसी को इम्पोज नहीं करना चाहिए कि अगर आप तिरंगा नहीं लगाते हो तो मतलब आप देशभक्त नहीं हो। आप ये कैसे डिफाइन कर सकते हो? मेरा देश मेरे दिल में, मेरे खून में बहता है, रहता है, जीता है। उसके लिए मुझे दुनिया को दिखाने की ज़रूरत नहीं है एक तिरंगा लेकर कि मैं तिरंगा लेके जाऊंगा तो ही मैं इस देश प्रेमी हूँ। मुझे लगता है कि ये जो धारणा है ये गलत है, और ये जो नैरेटिव्स डेवलप किए जा रहे हैं ये भी बहुत गलत है। आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन इसके नैरेटिव जिस तरीके से इसके डेवलप किए जा रहे हैं वो बहुत गलत है। जैसा मैंने कहा कि ये मेरे और मेरे देश के बीच की बात है, उसके बीच में मैं किसी को आने नहीं देना चाहता हूँ। मैं मेरे देश से कितना प्यार करता हूँ वो मैं ही जानता हूँ। वो मेरे काम में रिफ्लेक्ट होता है, मेरी ज़िंदगी में रिफ्लेक्ट होता है, मेरी बातों में रिफ्लेक्ट होता है, मेरी राइटिंग में रिफ्लेक्ट होता है, मेरी फिल्मों में रिफ्लेक्ट होता है, मेरे नाटक में रिफ्लेक्ट होता है। तो मुझे वो किसी को जताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत पर्सनल मामला है, आपसी मामला है, इसमें बहुत ज़्यादा गलत नैरेटिव्स को डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है। फिर से आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं आने वाले समय में भी, और इन चैलेंजेस को हमें पार करना है। इस देश को लोकतंत्र ही बनाए रखना है, और इस देश को लोकतंत्र बनाए रखते हुए हमें इस देश का सही मायनों में विकास करना है, जिसमें एक बच्चा, एक महिला बिल्कुल डरे बिना वो जी सकती है, अपनी बात कह सकती है। एक लेखक डरे बिना अपनी बात लिख सकता है, एक फिल्म मेकर डरे बिना अपनी बात कह सकता है। ऐसे देश का हम निर्माण करें। थैंक यू सो मच।